सो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम पढ़ने वाले हैं द लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। आज हम ये देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा था दैट इज टेस्टिस, उसके अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं। और हम ये जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने पढ़ा था ओवरी, उसके अंदर ओवम कैसे बनता है। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और एक बोनस टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स के लिए इस टॉपिक को सुनना बहुत जरूरी है और मेल्स के लिए इस टॉपिक को सुनना अत्यंत जरूरी है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस दैट आर होल्डेड बाय मेन इन दिस सोसाइटी दैट नीड टू बी बस्टेड। और आज जब मैन टू मैन कनेक्शन होगा, जब मैन टू वुमेन कनेक्शन होगा और एक टीचर स्टूडेंट कनेक्शन होगा, तो अल्टीमेटली आपको सारी चीजें बखूबी समझ में आएंगी। एंड आई कैन टेक दिस चार्ज कि आपको बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर। इट विल बी ट्रूली इंफॉर्मेटिव, इट विल बी ट्रूली कंसेप्चुअल। बट मैं आपको बताना चाहता हूं इनिशियली कि यार हमारा एक पेड बैच भी है ऑन आवर एप्लीकेशन जिसका नाम है मार्क्स अप लर्निंग ऐप। 100 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है नीट के लिए, बहुत ही फंटेबुलस कोर्स है। रिस्पॉन्स इज अमेजिंग, टीचर्स आर अमेजिंग, द कंटेंट इज गिवन इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फैशन एंड इट इज फुल फ्लेजेड कंटेंट that can take you up to 700 marks in NEET 2022। अभी भी टाइम है यार, जाके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अल्टीमेटली यू कैन फाइंड द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। सीधा आता हूं मुद्दे की बात पे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम के अंदर काफी सारी बातें छुपी हुई हैं। स्पर्मा सिंपली मींस स्पर्म, यानी यहां पर मेल गैमेट की बात हो रही है। जेनेसिस सिंपली मींस जनरेशन। ऑलराइट, तो यहां पे स्पर्म की जनरेशन के बारे में बात करी जा रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्पर्म जनरेशन। और स्पर्म जनरेशन होगा कहां? ऑब्वियसली आपका प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, यानी टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी हमने देखा था दोस्त, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, कि ये अगर मेल की टेस्टिस है तो इसके अंदर 250 के आसपास कंपार्टमेंट है जिनको हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भी एक या दो या तीन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आगे चल के स्पर्म्स में तब्दील होते हैं। तो यहां पे प्राइमरी जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है इन केस ऑफ मेल्स, और ओवरीज है इन केस ऑफ फीमेल, जो कि गैमेट्स बनाते हैं। तो टेस्टिस क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी, और ओवरीज क्या बनाएंगी? ओवम बनाएंगी रिस्पेक्टिवली। और इस प्रोसेस को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब बनना। तो अगर स्पर्म बन रहा है इट विल बी कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर एग बन रहा है या ओवम बन रहा है तो ओवम का ओ हम उठाते हैं एंड वी यूज टू कॉल इट oogenesis। ऑलराइट, oo is a word that has been used for female gamete quite often। अलग अलग जगह पर आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। तो टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, जर्म सेल मतलब इसमें जर्मिनेशन का पोटेंशियल है, तो इट इज अ मियोसाइट, यानी ये मियोसिस शो कर सकता है। तो इट विल बी डिप्लॉयड। इन डिप्लॉयड सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस को, स्पर्म्स को प्यार से स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। राइट, ये नाम याद रखना, जोआ, क्योंकि ये मूव कर सकता है ना एनिमल की तरह, दैट्स व्हाई इट इज स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। जैसे प्रोटोजोआ के एंड में जोआ लगता है क्योंकि वो एनिमल से मिलता जुलता है। स्पर्मेटोजोआ के एंड में जोआ इसीलिए लगा क्योंकि ये भी एनिमल की तरह मोटाइल है, क्योंकि इसमें एक टेल होती है। तो यहां पे स्पर्मेटोजोआ का बनना फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। और ये प्यूबर्टी पे यानी जवानी में स्टार्ट होने वाला प्रोसेस है। यानी जब आप एक अच्छी खासी स्टेज अटेन कर लेते हो, तो आप जब मैच्योर हो जाते हो तब स्पर्म्स बनना स्टार्ट होंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये आपकी इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे पाए जाते हैं, और ये इनिशियली माइटोसिस शो करते हैं। बाद में मियोसिस करेंगे, बट इनिशियली माइटोसिस शो करते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। सो जब स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे नंबर्स में अपने आप को डिवाइड कर चुका होगा, तो इनमें से कुछ सेल्स जो है वो आपके साइज में थोड़े और बड़े हो जाते हैं जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला गया। यानी कुछ चुनिंदा आपके जो
स्पर्मेटोगोनिया है उन्हें चुना जाएगा मियोसिस के लिए। ओके, और मियोसिस जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, तब बनेगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। अब ये मियोसिस से बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहां पर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये आपका कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। मैं आपको पूरा का पूरा हाथ से बना के दिखाऊंगा स्कीमेटिक चार्ट, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन शो करते हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, हमें पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब होगा तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई खास बदलाव नहीं आएगा और बनेंगे आपके 4 स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड भी कैसे हैं, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बने, स्पर्मेटिड भी आपके हैप्लॉइड। अब स्पर्मेटिड होते हैं गोल मटोल, इनको आपको करना है पतला और लंबा, यानी स्पर्म के फॉर्मेट में हमें इसे लाना है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इट्स नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरा का पूरा प्रोसेस है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनना, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना है स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस अब आपके स्पर्म्स बन चुके हैं तो ये भागना स्टार्ट करेंगे, इन्हें थोड़ी नरिशमेंट की भी जरूरत है। तो ये सर्टोली सेल में, जो कि आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही प्रेजेंट थे फॉर नरिशमेंट पर्पस, ये सर्टोली सेल में अपना हेड घुसा लेते हैं और उसके बाद नरिशमेंट लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं। इस रिलीज होने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना कि यहां पे आखिर हुआ क्या। The thing that I am going to tell you guys over here is really important. मैं आपको यहां पर पूरा का पूरा बताने वाला हूं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस एक शॉट के अंदर, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। इससे इजी लैंग्वेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत गौर से सुनना। यहां पर मैं एक टेस्टिस का डायग्राम बना देता हूं। ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट्स थे। इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला गया, इन कंपार्टमेंट्स को बोला गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक या दो या तीन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिन्हें हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल थे। एक तो आपका सर्टोली सेल, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को, और दूसरा सेल था स्पर्मेटोगोनिया इटसेल्फ। स्पर्मेटोगोनिया इटसेल्फ। और इसके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल थे जो एंड्रोजन्स बना रहे थे। अभी पर हमें स्पर्मेटोगोनिया पर मेन फोकस करना है। स्पर्मेटोगोनिया एक मियोसाइट है, यानी ये डिप्लॉयड है। तो इस स्पर्मेटोगोनिया में कुछ बना देता हूं, ये आपके स्पर्मेटोगोनिया, राइट। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इन साइज, इंक्रीज इन साइज। और जब ये इंक्रीज करेंगे साइज में तो इनमें से कुछ जो सेल्स हैं ये क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेल इंक्रीज कर गया ना साइज में, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, लेकिन कोई मियोसिस वगैरह नहीं हुई, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड का डिप्लॉयड है। अब क्या हुआ, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था इसमें हमने क्या करा दिया, इसमें हमने मियोसिस करा दी, मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 करा दी तो जो सेल बने दो, ये रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है इनके अंदर, इन्हें हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो बोला, पर ये क्या है, क्या ये हैप्लॉइड होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि मियोसिस 1 हो चुकी है विच इज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली डिप्लॉयड से हैप्लॉइड सेल बने, एक सेल से दो सेल बने। अब मैंने जब इनके अंदर भी डिवीजन कराया, इनके अंदर भी जब मैंने मियोसिस 2 कराया, मियोसिस 2 कराया, सो मियोसिस 2 कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है। सो इक्वेशनल डिवीजन जब मैंने कराया तो 4 गोलमटोल सेल मुझे मिले, 4 गोलमटोल सेल मुझे मिले। 4 गोलमटोल सेल को मैंने क्या बोला, स्पर्माटिड या स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड में मियोसिस 2 हुआ है तो इक्वेशनल डिवीजन है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल ही बने, कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये गोल सेल है यार, ये तो हमारे स्पर्म जैसे हैं ही नहीं।
अगर ये हमारे स्पर्म जैसे नहीं है तो इनको स्पर्म जैसा बना दिया जाएगा, इनके अंदर और मैच्योरेशन होगी एंड इनके अंदर जब और मैच्योरेशन होगी ये हमारे स्पर्म जैसे बन जाएंगे। तो एक जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे 4 क्या बने, स्पर्मेटोजोआ बने, 4 स्पर्मेटोजोआ बने, जिनको क्या कहा जाता है, प्यार से स्पर्म भी कहा जाता है। और ये आपके हैप्लॉइड ही हुए क्योंकि ये तो मेन गैमेट है, ये तो हैप्लॉइड होगा ही, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला, स्पर्मेटिड की डेवलपमेंट होना और उनका स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो टोटल प्रोसेस है, अभी तक हमने जितना किया टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस है, पर इतने को सिर्फ प्यार से स्पर्मियोजेनेसिस बोला गया। अब ये जो आपके हेड है यहां पर इन स्पर्म्स के, ये जाकर के सर्टोली सेल में एम्बेड हो जाएंगे। हेड एम्बेड इन सर्टोली सेल्स, और उसके बाद थोड़ा सा नरिशमेंट लेके दे विल बी रिलीज्ड। भाई स्पर्म को बैठे थोड़ी रहना है वहां पे, रिलीज भी तो होना है, फीमेल के पास भी तो पहुंचना है। दे विल बी रिलीज। इस रिलीज होने वाले प्रोसेस को हमने प्यार से क्या कह दिया, इस रिलीज होने वाले प्रोसेस को हमने प्यार से कह दिया स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, मानते हो बात, माननी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है यार। ये हो गया स्पर्मिएशन, ये बात है। ये आपका पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस डन हो गया, काम ही खत्म। ऑलराइट, ये आपका पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस डन हो गया। इतनी सी बात हमें बस याद रखनी थी। ऑलराइट, इजी पीजी, यस। अब देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स का यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, जब अच्छी खासी एज एक मेल अटेन कर लेता है तब स्पर्म्स बनना स्टार्ट होंगे, जब उस दौर में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी जीएनआरएच की मात्रा बढ़ जाती है। जीएनआरएच फिर क्या करता है, जीएनआरएच जो है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी हाइपोथैलेमस इसे बनाता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जीएनआरएच सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और कहता है कि भैया एलएच और एफएसएच नाम के हार्मोन बनाओ। एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकुलर ग्रोथ बढ़ाता है, जो कि आप फीमेल के केस में पढ़ेंगे। यहां पर क्या काम है एफएसएच का, एलएच का काम जैसे मैंने मार्क कर रखा है, एल फॉर एलएच, एल फॉर लेडिक सेल की एक्टिवेशन। और लेडिक सेल क्या कर रहे थे, लेडिक सेल बना रहे थे एंड्रोजन। तो अगर लेडिक सेल स्टिमुलेट हो गए तो एंड्रोजन बनेंगे। और एफएसएच क्या कर रहा है, इसमें एस आ रहा है, तो ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, तो ये क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। सर्टोली सेल जो है फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर हमने क्या देखा, आपका हाइपोथैलेमस जो था उसने जीएनआरएच भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। देखो यार, ये आपका हाइपोथैलेमस है और ये आपकी पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजे। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कराने वाले। अब गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से हैं, एलएच जो कि नाम एल है तो लेडिक सेल पे अटैक करेगा, और दूसरा है एफएसएच, नाम में एच है तो, नाम में सॉरी एस है तो किस पे अटैक करेगा, सर्टोली सेल पे। दोनों अपना अपना काम कर देंगे। ये हार्मोनल रिएक्शंस है। अब यहाँ पे आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक डायग्राम दिखा रखा है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन से सेल थे मैंने आपको बताया था, एक तो स्पर्मेटोगोनियम सेल थे, एक आपके सर्टोली सेल थे, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, सबसे पहले गोल मटोल, ये किस में कन्वर्ट हुआ, स्पर्मेटोगोनिया आपका डिप्लॉयड है, ये सबसे पहले कन्वर्ट हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जो कि डिप्लॉयड ही है, इसमें कोई भी फर्क नहीं आया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद इसमें मियोसिस 1 हुई, इसमें मियोसिस 1 हुई, तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज हैप्लॉइड इन नेचर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद यहां बना स्पर्मेटेड, तो ये मियोसिस 2 है, तो आपका स्पर्मेटेड भी हैप्लॉइड आया। और यहां पर स्पर्मेटेड के बाद बना स्पर्मेटोजोआ, ऑलराइट, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये आपका ओवरऑल डायग्राम है। और उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो सर्टोली सेल से नरिशमेंट लिया जा रहा है स्पर्म द्वारा, इसका हेड जो है एम्बेड हो जाता है इन द सर्टोली सेल, उसके बाद ये रिलीज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, जो हमने अपने फ्लो चार्ट के अंदर बनाया था, सेम बात यहां पर कही गई है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ
ह्यूमन मेल गैमीट दैट इज स्पर्म। तो यहां पर क्या है, स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा होता है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग वन इजैक्यूलेशन, यानी एक बार जब मेल सेक्स करता है तो उसकी पीनस से इतना स्पर्म इजैक्यूलेट होता है जिसमें अराउंड 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं, ये नंबर बहुत बड़ा है दोस्त। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। 100 मिलियन का मतलब होता है लगभग 10 करोड़, लगभग क्या 10 ही करोड़। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 20 से 30 करोड़ जो है आपको स्पर्म्स देखने को मिलते हैं पर इजैक्यूलेशन, पर इजैक्यूलेशन। अब इतना 2-3 ml कंटेंट में 20 से 30 करोड़ स्पर्म आ रखे हैं, तो मतलब उनका साइज कितना ही छोटा होगा, ये तो अनइमेजिनेबल है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा है ये। इट इज माइक्रोस्कोपिक, लेकिन तब भी इसका स्ट्रक्चर बहुत प्रिसाइज है। इसमें एक हेड पार्ट है, एंटीरियर पार्ट बनाते जाते हैं साथ साथ, दिस इज द हेड पार्ट, ठीक है। एक नेक है छोटी सी, ये नेक बना दी। एक मिडल पीस है, तो मिडल पीस बना दिया। एंड देन एक टेल है, तो इसमें टेल बना दी। ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी पूरी बॉडी को कवर करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि एक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो इसकी पूरी बॉडी पे कवर करेगी ही करेगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी फुल बॉडी को कवर करके रखती है। स्पर्म की पूरी आउटलाइन कौन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, फिर यहां पर देखो स्पर्म का जो हेड है ये आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है, यानी जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो आपका किसमें है, हेड में है। और हेड के ऊपर एक टोपी भी लगी रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल टिप। हेड के ऊपर एक छोटी सी टोपी लगी रहती है जिसको हम एक्रोसोमल टिप या एक्रोसोमल कैप कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन जो है ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम किससे भरा हुआ है, ये एंजाइम्स से भरा हुआ है, और खासकर इन एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स मतलब तोड़ने वाले एंजाइम्स, क्योंकि जब ये स्पर्म ओवम के पास जाएगा ना तो उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को इसे डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को स्पर्म को ब्रीच करके जाना पड़ेगा अंदर उसके न्यूक्लियस तक। सो इसके पास कुछ एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइज कर देते हैं फीमेल की आउटर कवरिंग को, सो दैट ही कैन एंटर इनटू द ओवम। सो यहां पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं। एम फॉर मिडल पीस, इसमें होते हैं भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो एम फॉर मिडल पीस, इसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहा है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो स्पर्म की मूवमेंट की एनर्जी है वो कौन प्रदान करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक्चुअल स्पर्म की मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, टेल, क्योंकि टेल ही तो आपकी बैक करेगी ना ऐसे। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जबकि टेल जो है एक्चुअल मोटिलिटी में हेल्प करती है। मेल जो है एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स यानी 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स इजैक्यूलेट करता है। लेकिन फर्टिलिटी के लिए 60% जो स्पर्म्स हैं, एटलीस्ट 60%, इससे ज्यादा होने चाहिए, 60% जो स्पर्म्स हैं इनकी शेप, साइज और हेल्दीनेस अच्छी खासी होनी चाहिए। और उसमें से भी 40% जो है इनकी प्रॉपर मोटिलिटी होनी चाहिए। बढ़िया मोटाइल होंगे तो भाग करके रेस जीत पाएंगे, ओवम तक पहुंच पाएंगे। तो आपने विकी डोनर मूवी देखी होगी, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके स्पर्म्स उतने ज्यादा फर्टाइल नहीं होते, या फिर जिनका स्पर्म जो है उसे अनहेल्दी माना जाता है। या तो उनके स्पर्म्स में मोटिलिटी नहीं होती, या उनके स्पर्म्स जो है शेप और साइज में बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं रहते। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेक अ बेबी, एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू टेक स्पर्म ऑफ स्पर्म डोनर्स, जैसा कि विकी डोनर किया करता था। So ultimately it becomes a really important factor for making a baby that sperms must be healthy. And what do we call a healthy sperm basically? अगर 100 स्पर्म है तो उनमें से 60 की शेप, साइज और बाकी सारी चीजें, फिजिकल अपीयरेंस ठीक होनी चाहिए, और उसमें से भी 40% जो है उनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे भाग पाए, दौड़ पाए। ऑलराइट, एक और बार देख लेते हैं यार यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर। ओके, ऑलराइट, दिस वाज द स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोगों ने यहां पर बना लिया था, यही आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से डायरेक्ट कहां जाएगा, रेटे टेस्टिस, फिर आपका वासा इफ्रेंशिया, फिर
एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए यूरेथ्रल मियोटस से ओपन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो यहां पर एपिडिडाइमिस का नाम आया, वास डेफरेंस का नाम आया, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, ये आपके इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स और इंपॉर्टेंट डक्ट्स थी। तो ये मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब स्पर्म मूव करता है ना इन सारे इलाकों से, तो और बढ़िया मोटिलिटी गेन करता है और फाइनली जब रिलीज होता है तो एक अच्छी शेप में अच्छी मोटिलिटी के साथ रिलीज होता है। द सेमिनल प्लाज्मा along with sperms constitute semen। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि सेमिनल प्लाज्मा में क्या आता है, वो सिक्रीशन जो कि ग्लैंड से सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पीनस, प्रोस्टेट ग्लैंड, आपका सेमिनल वेसाइकल, ये सब जो सिक्रीट कर रहे हैं दैट इज सेमिनल प्लाज्मा। और अब स्पर्म भी आकर के ऐड हो गए हैं, इसे आप सीमन बोलते हैं। यानी सीमन और स्पर्म आर नॉट 100% सेम टर्म्स। सीमन में सेमिनल प्लाज्मा भी है, जबकि स्पर्म का मतलब सिर्फ मेल गैमेट, प्योर गैमेट। तो हम जो रिलीज करते हैं दैट इज बेसिकली सीमन। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन्स। यानी जो हार्मोन है ना, जो मेल सेक्स हार्मोन है, वो ही सारे ग्लैंड्स, सारे डक्ट्स और आपके मेल के जो भी प्रोसेसेस हैं उन सबको रेगुलेट करता है, सेक्स से रिलेटेड जो भी चीजें। तो देखो यार, एट प्यूबर्टी जब हुआ छोकरा जवार है तो क्या हुआ फिर स्पर्मेटोगोनिया था, ये माइटोसिस से डिफरेंशिएट होकर थोड़ा बड़ा हो गया साइज में, इसने बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है क्योंकि अभी तक कोई मियोसिस नहीं हुई, लेकिन जब मियोसिस हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बना ये आपका हैप्लॉइड बना। उसके बाद इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई जो इक्वेशनल है, तो स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड रहा। और फिर इसमें जब डिफरेंशिएशन हुई यानी स्पर्मियोजेनेसिस जब हुई, तो वो स्पर्मेटोजोआ में यानी स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसको कोई अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी नीड टू कॉन्क्वेर टुडे इज oogenesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि यहां पर एफएसएच का जो काम है ना, वो बहुत प्रचंड है दोस्त। यहां पर फॉलिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, तब जाके पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में बैठेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर डिफरेंट, जैसे कि जब मेल जवान होता है, जब मेल एक अच्छी खासी एज को अटेन कर लेता है, तब उसमें स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन एक बच्ची, एक लड़की जब मां के गर्भ में है, उसी टाइम पर यहां पर oogenesis स्टार्ट हो जाती है, खत्म नहीं होती। फीमेल डू नॉट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग व्हेन शी इज इन वॉर्म, लेकिन उस टाइम पे प्रोसेस स्टार्ट जरूर हो जाता है, फिर हॉल्ट हो जाता है, पॉज बटन दबा दिया जाता है। कहा जाता है कि अब प्यूबर्टी पे ही इसको तुम जो है दोबारा से कंटिन्यू कर पाओगी। तो पॉज हो जाता है, लेकिन स्टार्ट होगा यार वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करते हुए चलूंगा। तो मैच्योर फीमेल गैमेट यानी ओवम के बनने के प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। oogenesis इनिशिएट कब होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जब एक लड़की मां के गर्भ में है, तभी उस बच्ची में, उस लड़की में आपका ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलियन गैमेट मदर सेल यानी oogonia, जैसे स्पर्मेटोगोनिया था वैसे यहां पे oogonia है। जैसे वहां पर प्राइमरी स्पर्मेटिड था या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहां oocyte है। स्पर्मेटिड था या ooted है, सेम तरीके की लैंग्वेज है। स्पर्मेटोजोआ बस ओवम बन जाएगा या एग बन जाएगा। तो जो मदर सेल है ना, फीमेल गैमेट मदर सेल, इन्हें oogonia बोला, जैसे स्पर्मेटोगोनिया थे, दे आर आल्सो डिप्लॉयड, दे आर आल्सो मियोसाइट। तो मिलियंस ऑफ oogonia आर प्रेजेंट इन ईच फेटल ओवरी, यानी फीटस की ओवरी के अंदर 1 मिलियन एक ओवरी में बन गया, 1 मिलियन एक ओवरी में बन गया, लगभग 20 लाख oogonia प्रेजेंट है। कोई भी oogonia बच्ची के बर्थ के बाद ऐड नहीं होगी, यानी जो 20 लाख oogonia है उन्हीं के साथ बच्ची का बर्थ होगा। ऑलराइट, इनका डिवीजन होना स्टार्ट होता है और ये प्रोफेज में पहुंचते हैं। प्रोफेज 1 की बात हो रही है तो ये क्या है? मियोसिस की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। माइटोसिस में तो प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 जैसा कोई चक्कर ही नहीं था, उसमें तो नॉर्मल प्रोफेज बोल रहे थे। प्रोफेज 1 अगर बोल दिया इसका मतलब मियोसिस 1 की बात हो रही है, मियोसिस की बात हो रही है। तो प्रोफेज 1 में जो है, और वो भी पकाइटिन स्टेज में, अरेस्ट हो जाती है आपकी सेल डिवीजन। कहा जाता है बस यार, अभी जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्ची से बहुत काम करवा लिया, अब ये जब प्यूबर्टी स्टेज पे आएगी तब जाके बाकी चीजों को हम लोग रिज्यूम करेंगे। ओके,
तो यहां पर जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुई और प्राइमरी oocyte बने। ओके, अब each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells। कुछ थिक सेल्स आते हैं और प्राइमरी oocyte को कवर कर लेते हैं। अब ग्रेन्युलोसा जब ऐड होता है तो फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल्स ऐड हुए तो प्राइमरी फॉलिकल बना। ओके, काफी सारे फॉलिकल्स जो हैं वो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक आपके गायब हो जाते हैं। यानी समझ लो आपके 20 लाख आपके ऊगोनिया थे और लेट से चलो 20 लाख के 20 लाख ही डेवलप करने लग पड़े, तो 20 लाख के आसपास क्या बने होंगे? प्राइमरी oocyte बने होंगे। प्राइमरी oocyte के ऊपर सेल की लेयर्स भी लगी होगी, तो 20 लाख के आसपास प्राइमरी फॉलिकल बने होंगे। लेकिन इनमें से सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं इन ईच ओवरी। यानी 10 लाख में से सिर्फ 60,000 से 80,000 बचेंगे। इसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर एटरेसिया। फॉलिक्यूलर एटरेसिया, फॉलिकल्स का खत्म हो जाना। तो आपके एक ओवरी में समझ लो 10 लाख फॉलिकल्स थे फॉर्म्ड फ्रॉम 10 लाख ऊगोनिया, उसमें से सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचे, बाकी सारे डीजेनरेट हो गए। These primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells और सेकेंडरी फॉलिकल ये बना लेंगे और मोटे हो जाएंगे। तो अभी तक जो पढ़ा हमने इसको पहले एक स्लाइड पे लिख लेते हैं कि oogenesis की प्रोसेस क्या है। अभी देखो यार, एक बच्ची जो है वो अभी मां के गर्भ में है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चीज स्टार्ट हो गई। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चीज स्टार्ट हो गई। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अराउंड 1 मिलियन oogonia are present in each ovary। एक ओवरी में 1 मिलियन oogonia प्रेजेंट है, समझ लो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, अब ये जो 1 मिलियन oogonia थे ये आपके डिवाइड करेंगे एंड ये क्या बना लेंगे? प्राइमरी oocyte। ओके, प्राइमरी oocyte बनाएंगे। अब मियोसिस यहां पे कंप्लीट नहीं हुई है तो प्राइमरी oocyte नॉर्मल है। प्राइमरी oocyte जो है इसके ऊपर प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स जब ऐड हुए तो ये जो आपका प्राइमरी oocyte था, रेड कलर से बनाया था तो रेड कलर से ही बना लेते हैं। ये जो आपका प्राइमरी oocyte था इसके ऊपर आ गए हैं ग्रैन्युलोसा के सेल्स। ग्रैन्युलोसा के सेल्स आ गए हैं तो इसे हमने क्या कह दिया? प्राइमरी, क्या बोलेंगे? अब oocyte है इसके ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए हैं तो ये फॉलिकल बन गया है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो फॉलिकल मतलब कवर चढ़ा हुआ oocyte। इसके अंदर जो है ना ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है प्राइमरी oocyte ही है भाई। इसके ऊपर बस सेल की लेयर लग गई, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर प्राइमरी oocyte अभी भी है, प्राइमरी oocyte है इसके अंदर, बाहर की लेयर बन चुकी है ग्रैन्युलोसा सेल्स की, तो इसे प्राइमरी फॉलिकल बोला। आगे चल के समझ लो और लेयर लग जाएंगी, आगे समझ लो और लेयर लगी, तो रेड कलर का मैं यही बना देता हूं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के ऊपर मैंने एक सेल की लेयर बनाई, ये है आपकी प्राइमरी फॉलिकल की जो ग्रैन्युलोसा सेल्स लगी थी। अब इसके ऊपर और लेयर आ गई, राइट, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ऑलराइट, दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर अभी तक। अब देखो, the secondary follicle soon transforms into tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। इसको आप अलग से पकड़ सकते हो tertiary follicle को, क्योंकि इसमें एक अलग से कैविटी दिख जाएगी जिसे एंट्रम बोला जाता है। The theca layer is organized into inner theca interna and outer theca externa। और जो लेयर थी यहां पर वो भी आपकी मल्टीपल हो गई, अंदर वाली को इंटरना बोला, बाहर वाली को एक्सटर्ना बोला। It is important to draw your attention that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size, complete its first meiotic division। यानी अभी भी देखो प्राइमरी oocyte जो था वही अंदर पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया था दोस्त, प्राइमरी oocyte यहां पर पड़ा हुआ था अंदर। सिमिलरली यहां पर भी आपका प्राइमरी oocyte अंदर पड़ा हुआ है टर्शरी फॉलिकल के, सेकेंडरी फॉलिकल के भी, टर्शरी फॉलिकल के भी। तो ये जो प्राइमरी oocyte है अब जाकर के डिवाइड करता है।
तो जब मियोसिस करेगा तो अनइक्वल मियोसिस होगी, क्योंकि एक फीमेल को जो सेल बनेगा उसको ज्यादा खाना चाहिए, तो अनइक्वल डिवीजन होगी, यहां पे अनइक्वल मियोटिक स्पिंडल बनता है। एक तो आपका लार्ज सेल बन गया जिसे सेकेंडरी oocyte बोला, क्योंकि मियोसिस 1 आपकी यहां कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा। एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, तो एक सेल को पूरा न्यूट्रिशन दे दिया, सेकेंडरी oocyte बना दिया, और एक को आपका छोटा सा रखा, इसके हिस्से का खाना भी बड़े वाले सेल को खिला दिया, ये आगे चल के डीजनरेट भी हो सकती है। मेन काम आपका किसका है? सेकेंडरी oocyte का। तो टर्शरी फॉलिकल बनने के बाद ये काम हुआ, तो इसको भी बना लेते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद क्या हुआ दोस्त? सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद ये जो अंदर है आपका प्राइमरी oocyte ही रहा अभी तो, क्योंकि डिवीजन पूरी हुई नहीं है, तो रेड कलर का प्राइमरी oocyte बना दिया मैंने। अब अंदर की जो लेयर है इसे हमने क्या बोल दिया? थीका इंटरना बोल दिया, थीका इंटरना बना ले रहे हैं। और इसके बाद एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना ले रहे हैं जिसको हमने एंट्रम बोल दिया। ये कैविटी आपके अलग से दिखाई देती है, तो इसके ऊपर अलग से कवरिंग आ रही है, बीच में ग्रैन्युलोसा सेल्स भरे हुए हैं। ये कैविटी जो है एंट्रम, इसको देख के आप बता देते हो कि हाँ यार ये अलग से बीच में गैप दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका टर्शरी फॉलिकल हो गया। ऑलराइट, ये आपका प्राइमरी जो है बीच में सेंटर पे प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है, जो मियोसिस शो करेगा तो ये बना लेगा सेकेंडरी oocyte प्लस आपका क्या? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी oocyte जो है रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट जो कि प्राइमरी oocyte से आया है, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये आपकी फर्दर डीजनरेट हो सकती है। अब देखो टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte जो है फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte दैट इज ओवम फ्रॉम द ओवरी, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। राइट, यानी अब क्या हुआ था? ये जो प्राइमरी oocyte था इसने क्या बना लिया था? मैच्योर होकर के सेकेंडरी oocyte बना लिया था। इसने मैच्योर होकर के सेकेंडरी oocyte बना लिया था, तो ये आपका सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर और जो है आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स है, तो ये मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बन गया, और ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स यहां पर आपको ऐड होते हुए दिखाई देने लग पड़े। राइट, और ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स आपको दिखाई देने लग पड़े, इसे हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल। अब सबसे भयंकर जो आपका फॉलिकल है वो डेवलप हो चुका है। अब इतने सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं कि ये सेल्स फट जाते हैं। जब ये रप्चर होगा, जब ये रप्चर होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? ये जो सेकेंडरी आपका यहां पर देखने को मिला था oocyte, ये रिलीज हो जाएगा, और फिर देन इसकी मियोसिस कंप्लीट होगी तो ओवम बन जाएगा। राइट, रिलीज, इसकी मियोसिस कंप्लीट होगी यानी मियोसिस 2, तब जाके ओवम बनेगा। यहां पे थोड़ा सा मिसलीडिंग है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसको बोला हुआ है कि सेकेंडरी oocyte या ओवम रिलीज होगा। ओवम एक्चुअली वर्ड हम तब यूज करते हैं जब सेकेंड मियोसिस आपकी कंप्लीट हो जाए, वो तब कंप्लीट होती है जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो ये ओवम जो वर्ड है वो हम थोड़ा बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यार यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहले आपका प्राइमरी फॉलिकल है, अंदर देखो प्राइमरी oocyte है, उसके ऊपर सेल्स की छोटी सी लेयर आई तो प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। फिर अंदर प्राइमरी oocyte है, ऊपर सेल्स की और लेयर आई तो सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया। फिर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी ठीक से दिखाई देने लग गई और अच्छे खासे सेल्स भी हैं, तो अंदर प्राइमरी oocyte है, बाहर अच्छे खासे सेल्स ग्रैन्युलोसा सेल्स, और सेंटर पे कैविटी दैट इज एंट्रम, तो इसे बोल दिया टर्शरी फॉलिकल। फिर और मैच्योर हुआ ये, तो इसे बोला ग्राफियन फॉलिकल, और अंदर क्या हो गया? सेकेंडरी oocyte बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बन गया, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। मैच्योर होने के बाद भैया ये फटेगा। अब फटेगा तो ये सेकेंडरी इसके अंदर जो oocyte था इसे रिलीज कर देगा, जो फर्दर ओवम बनाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली ओवम लिख दिया है, बट इसमें थोड़े बहुत चेंजेस और होते हैं, तो इसे ओवम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवम रिलीज हो गया, पर ये बचा हुआ पार्ट क्या करे? बचे हुए जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं इनका क्या? ये आगे चल के बनाते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है मेरे दोस्त? कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, विच इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, इसे कहा जाता है पी फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन।
अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है ना, यानी समझ लो ये ओवम रिलीज हुआ, इसके साथ स्पर्म आकर के फ्यूज हो गया, राइट, तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो उस टाइम पर प्रेग्नेंट वुमेन को सपोर्ट करने के लिए, इंप्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो जो बचा हुआ पार्ट है ये वेस्ट नहीं है, ये भी आपका सिक्रीटरी होता है नेचर में। और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, ये आपका एस्ट्रोजन सिक्रीट करता रहता है साथ साथ, राइट। सो डेवलपिंग फॉलिकल्स यूज्ड टू सिक्रीट एस्ट्रोजन। बात देख लेते हैं यार, फीटल लाइफ यानी बच्ची अभी गर्भ में है, तो oogonia यहां पर थे विच आर डिप्लॉयड इन नेचर। इन्होंने काफी सारे और सेल बनाए, दैट इज प्राइमरी oocyte, तो ये भी डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है ये हॉल्ट हो जाता है। जब बच्ची एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तब हॉल्ट हो जाता है। जब बच्ची प्यूबर्टी वाली स्टेज पे आएगी तो आपका फर्स्ट जो मियोसिस है ये कंप्लीट होगा एंड सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। फिर सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है, देखो यहां पे सही लिखा हुआ है। पहले क्या बताया हुआ था, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया ग्राफियन फॉलिकल के फटते ही, जिसे ओवम बोला। नहीं, सेकेंडरी oocyte जो है ये भी सेकंड मियोसिस जब पूरी करेगा तो एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा सेल बनेगा, दिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड ओवम। अब आया मजा, अब समझ में आई बात, राइट। तो ये रिलीज होगा ना, फिर ये ओवम में कन्वर्ट होगा। ये इसको ही ओवम नहीं बोलते सेकेंडरी oocyte को, राइट। ओवम बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, ऑलराइट, दिस इज द थिंग। तो प्राइमेट में फीमेल्स के अंदर कुछ साइकिल्स होती हैं, इन साइकिल्स को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड नॉन प्राइमेट्स के अंदर इन्हें क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल। ये बात हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्राइमेट जैसे आपका बंदर है, एप है, ह्यूमन है, हमारे अंदर इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। कॉमन भाषा में मेंसेस भी कहा जाता है, फीमेल्स यूज करती है क्वाइट ऑफन कि मेंसेस आ गए, मेंसेस स्टार्ट हो गए, या पीरियड्स आ गए, पीरियड स्टार्ट हो गए, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, लड़कियों के लिए तो जरूरी है ही, और उन्हें वक्त के साथ पता लग जाता है बिकॉज दे हैव अ गाइड कॉल्ड मॉम। बट लड़के जो हैं, लौंडे लपाड़े जो हैं, वो इस बात से अनजान रहते हैं। तो यूजुअली कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते दैट व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, होता क्यों है और क्या तरीके हैं कि इसमें फीमेल का ख्याल रखा जाए उसके। सो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं एज अ मेन, दैट वी शुड अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। जब फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज पे आ जाती है तो पहली बार उसे मेंसेस होते हैं, जिसे कहा जाता है मीनार्क। आर्क मतलब किसी चीज की शुरुआत होना। और मैंने आपको बताया था फीमेल में लगभग 45 से 50 साल की उम्र के आसपास, कईयों में 52, 53, 55 के आसपास ये जो एग्स हैं बनना बंद हो जाते हैं, रिलीज होना बंद हो जाते हैं। उस फेज को कहा जाता है मीनोपॉज। पॉज आ चुका है, अब जो है और मेंसेस नहीं आएंगे। यूजुअली हर 28 से 29 दिन के पीरियड पर एक बार मेंसेस आते हैं। और ये जो साइकिल है 28 से 29 दिन की, इसके मिडिल में यानी लगभग 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होती है, यानी एग रिलीज होता है। फीमेल्स को जब 3-4 बार पीरियड्स आ चुके होते हैं तो वो इन साइकिल्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देती हैं कि हमारा मेंसेस कब आएंगे। लेट्स से एक फीमेल है जिसके मेंसेस आए 1 मार्च को। अब 1 मार्च को अगर उसके मेंसेस आए तो नेक्स्ट टाइम सिंस 28 टू 29 डेज की आपकी साइकिल है, तो ये अंदाजा रहेगा कि अगला जो मेंसेस है वो या तो 29 मार्च के आसपास आएगा या 30 मार्च के आसपास आएगा अकॉर्डिंगली। तो एक फीमेल जो है वो पैड्स कैरी करना स्टार्ट कर देती है स्टार्टिंग फ्रॉम 25th टू 5th ऑफ अप्रैल, राइट। इसके बीच में मेंसेस आ ही जाते हैं। तो वो आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार हमें पैड लगभग किस दिन से कैरी करना है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए देन वी शुड गेट दैट अप, ऑलराइट। सो एक आइडिया हमें होना चाहिए कि कैसे इस चीज को ट्रैक किया जाता है एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट, ऑलराइट। सो यूजुअली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी एक बार एग रिलीज हुआ समझ लो 1 मार्च को और अगली बार रिलीज हुआ 29 मार्च को, तो ये जो बीच में 28 दिन का गैप है ना, इसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी कहा जाता है। और नेक्स्ट टाइम लेट्स से 29 को रिलीज हुआ, अगली बार रिलीज हुआ 27 अप्रैल को,
तो 29 से 27 अप्रैल तक के बीच के गैप को भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाएगा। 28 से 29 दिन का एवरेज होता है। लगभग 14th डे पे यानी मिडल पे आपका क्या होता है, एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। तो यहां पर क्या है, काफी सारे इवेंट्स होते हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला इवेंट क्या होता है, साइकिल जब स्टार्ट होती है, द वेरी फर्स्ट इवेंट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब इसको अगर मैं एक शब्द में लिख दूं तो ये वो फेज है जिसमें फीमेल के मेंसेस आते हैं। ये वो फेज है जिसमें फीमेल जो है वो ब्लीड करती है। यानी ये वो फेज है जिसके एड यूजुअली टीवी पर दिखाए जाते हैं कि उन दिनों में ऐसा बोल के बताया जाता है ना, टीवी पे डायरेक्टली नहीं बोलते कि उन दिनों में फीमेल्स को पैड कैरी करना होता है, ये पैड सूखे, ज्यादा पानी। तो इट्स नॉट अबाउट पानी, वो सिर्फ हमें डाल के दिखाया जा सकता है बिकॉज ब्लड जो है वो बहुत ही सेंसिटिव चीज रहती है। जैसे आपने किसी मूवी में भी देखा होगा, तो अगर कोई बहुत अच्छी मूवी है और किसी को बहुत ज्यादा चोट लगे ना किसी मूवी में, देन थोड़ा सा ब्लर करके दिखाया जाता है। अगर किसी की इंटेस्टाइन्स वगैरह बाहर आ गए हैं ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, तो उसको आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर बच्चा टीवी के सामने बैठा होगा देन ही माइट गेट फियर्ड, राइट। दैट्स व्हाई खून को यूज ना करके वहां पर पानी को यूज करके ये बताया जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा भी ब्लीड करते हैं, अगर इंटेंस ब्लीडिंग भी होती है, देन इट कैन सोक a lot of blood, and that's what we need at that point of time, right? So this is really important to understand. After that, ये जो menstrual flow है 3 से 5 दिन रहता है, यानी यूजुअली फीमेल को 3 से 5 दिन ब्लीडिंग हो सकती है। इनिशियली काफी कम ब्लीडिंग रहती है, बीच में देयर इज इंटेंस ब्लीडिंग और बाद में वो कम होती जाती है और उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। सो फ्लो होता क्यों है, मैंने आपको यूटेरस के बारे में बताया था कि 3 लेयर्स है यूटेरस की। एक तो पेरीमेट्रियम जो पतली सी मेम्ब्रेनस लेयर है, एक मायोमेट्रियम जो थिक मस्कुलर लेयर है जो पार्चुरेशन यानी बेबी डिलीवरी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है, और एक अंदर वाली लेयर जो कि बहुत ही डेलिकेट है, जो कि आपकी मेंसेस के दौरान बह करके बाहर निकल जाती है। तो जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं और जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, वो आपकी टूट करके बाहर निकल जाती है। तो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है ये ब्रेक हो जाती है और ब्लड वेसल्स के साथ और लिक्विड के साथ ये जो है वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है, जिसको यूजुअली फीमेल्स पैड से रोकती है, राइट। और जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो सिंस क्योंकि यूट्रस के अंदर तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही है, तो आप एंडोमेट्रियम को तोड़ करके बाहर नहीं निकाल सकते वजाइना से। भाई एंडोमेट्रियम ही टूट जाएगा तो बच्चा कहां पर चिपकेगा, वो तो एंडोमेट्रियम पे चिपका हुआ है ना। सो जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा चिपक चुका है एंडोमेट्रियम से और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, तो फीमेल को सिग्नल मिल जाता है कि अब एंडोमेट्रियम नहीं तोड़नी। तो उस टाइम पर मेंसेस बंद हो जाते हैं, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंसेस बिल्कुल नहीं आते, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो एक फीमेल प्रेग्नेंट ही है। इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बट ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पुअर हेल्थ, काफी बार बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके का फूड खाने से, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिससे कि कई बार पीरियड्स स्किप हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं। सो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन अगर है तो हो सकता है फीमेल प्रेग्नेंट हो, बट अगर वो स्ट्रेस में है या उसकी हेल्थ खराब है या पॉली ओवेरियन डिजीज है, उसको सिस्ट बन जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है, पीसीओडी कहा जाता है। अगर पीसीओडी है तो भी यूजुअली काफी बार स्किप हो जाते हैं क्या, मेंसेस। फिर ये 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज है जिसमें ब्लीडिंग होगी। इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। अब नाम ही क्या है, फॉलिकुलर फेज, तो अब फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी अब ब्लीडिंग नहीं होगी, अब फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। जो प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी बनाएगा, टर्शरी, ग्राफिकन एंड सो ऑन। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है ये आपका ग्राफियन फॉलिकल बना लेते हैं इस फेज के अंदर। और जो एंडोमेट्रियम है, सिंस स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन एंडोमेट्रियम लॉस हो चुकी थी, काफी हद तक बह चुकी थी बाहर वजाइना के थ्रू, अब वो एंडोमेट्रियम सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी, रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल यहां पर बहुत मैटर करते हैं। पिट्यूटरी से क्या बन रहा था, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजे विद द हेल्प ऑफ जीएनआरएच कि भैया गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करो, यानी एलएचएफएसएच रिलीज करो, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या बना रहे थे, एस्ट्रोजन। और आपका ग्राफियन फॉलिकल क्या बना रहा था, प्रोजेस्टेरॉन। बिना ग्राफियन फॉलिकल के भी बनता है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तब ज्यादा बनता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ओवेरियन हार्मोन्स का भी लेवल शफल होता रहता है। अब देखो, तो
LH और FSH इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि इसका तो नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है तो FSH तो बढ़ेगा ही। तो FSH बढ़ाने के लिए आपका सिग्नल आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि भैया FSH बनाओ, और इसके कारण फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो जाती है। और अगर फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या बनाएंगे? एस्ट्रोजन बनाएंगे, तो उसका लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। LH की जरूरत होती है ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो धीरे धीरे ये ओव्यूलेशन के टाइम पर 14th डे पे बढ़ता रहता है और पीक पे आ जाता है, जिसको कहा जाता है LH सर्ज। और जब LH मैक्सिमम हो जाता है ना, तब ओव्यूलेशन हो जाती है, एग रिलीज हो जाता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। ओके, तो ये है आपका ओव्यूलेटरी फेज। यानी 3 फेज आए अभी तक। पहला जिसमें मेंसेस होंगे यानी मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा मेंसेस हो चुके हैं तो फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, फॉलिकुलर फेज, तीसरा फॉलिकल पूरा डेवलप हो चुका है तो अब फट जाएगा, ओवम रिलीज होगा तो ओव्यूलेटरी फेज, चौथा ओवम रिलीज हो चुका है तो अब जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है उसके बचे हुए पार्ट यानी कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाएंगे? अब ल्यूटियम है तो इसे बोला जाता है ल्यूटियल फेज, ये बनाएंगे प्रोजेस्टेरॉन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये बात यहां पर है। क्या देखा हमने? लगभग स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन, 5 दिन मान लो चलो यार। ओके, ये थोड़ा बहुत शफल कर सकता है डेटा डिफरेंट बुक्स में। इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसके अंदर मेंसेस आते हैं, ब्लीडिंग होती है। इसके बाद आपके यूजुअली काफियों में लिखा रहता है 6 से 12 दिन, मतलब छठे से 12वें दिन तक। यहाँ 6 से 11 लिखा हुआ है तो इट इज टोटली फाइन। 6 से 7 दिन आपके क्या होते हैं? फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, तो फॉलिकुलर फेज यहां पे आया। उसके बाद आपका 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है, बट जरूरी नहीं है, तो हम रिस्क लेके चलते हैं +-3 डेज का। तो आपका एक प्रोसेस होता है, इसको हम यूज करते हैं फॉर ट्रैकिंग कि एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गया नहीं। लेट्स से एक कपल है, उनको अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी कॉन्डम, राइट? अनप्रोटेक्टेड, और वो नहीं चाहते कि वो कोई पिल वगैरह भी ले, तो वो जो है आईपिल या अनवांटेड 72 भी नहीं लेना चाहते, एंड दे वांट टू हैव एन अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो एक मेल जो है ही कैन आस्क फीमेल दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग टुडे, बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग टुडे। सो क्या होगा, समझ लीजिए फीमेल की जो साइकिल है वो 1 मार्च को आई थी, यानी उसका जो एग है 1 मार्च को रिलीज किया था। कैसे डिटरमाइन करोगे? डिपेंडिंग अपॉन मेंसेस कब आए, उस हिसाब से 14th डे आप ट्रैक कर सकते हो। लेट्स से मेंसेस इस दिन आए 3rd डे को, ये पूरा 5 दिन का चला है साइकिल, तो आपको पता लग गया इन 5 दिन पे, लेट्स से 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को मेंसेस आए, तो मेंस्ट्रुअल फेज आपका 1 से 5 तारीख तक का था, तो 14th डे पे आइडियली एग आया होगा, राइट? तो 12th डे से या 11th डे से और यहां पर 16th डे तक या 17th डे तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, क्योंकि इन 6-7 दिनों में चांसेस हैं कि एग रिलीज होगा, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फर्टिलाइजेशन हो सकती है। लेकिन इससे पहले देर आर लेस चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि अब पता है कि भैया 3, 4, 5 तक फीमेल के मेंसेस चले हैं, तो अब पता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तारीख पक्का फॉलिकुलर फेज में जाएंगी, इसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो सकता है। प्लस इसके बाद एग रिलीज होने के बाद भी काफी सारे टाइम जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो सकता है। ऑलराइट, सो ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ नेचुरल एब्सटिनेंस। इसको पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहा जाता है कि पीरियड कैलकुलेट कर लो कि भाई कब आए थे, उस हिसाब से यू कैन ट्रैक दिस अप। ऑलराइट, तो ये आपका क्या है, फिर ओव्यूलेटरी फेज है जिसके आसपास ओवम रिलीज होगा, एंड बाद में ल्यूटियल फेज जो कि कॉर्पस ल्यूटियम बना चुका होगा, राइट? अब देखो एंडोमेट्रियम जो है इट इज वेरी नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन की एंडोमेट्रियम बढ़िया रहे, राइट? तो एंडोमेट्रियम जो है थिक होती रहती है जब इंप्लांटेशन करनी है, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो एंडोमेट्रियम नेक्स्ट साइकिल में बह करके निकल जाएगी, यानी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन बनना कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम बनेगा तो एंडोमेट्रियम दोबारा से बह करके बाहर निकल जाएगी थ्रू वजाइना। लगभग 50 साल की उम्र पर फीमेल बंद कर देती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तो हम उसे मेनोपॉज कहते हैं।
अब देखो यार, यहां पर कुछ चीजें हैं, इनको हम लेवल बाय लेवल समझेंगे तभी मजा आएगा। सबसे नीचे जो आपको दिखा रखा है पार्ट, ये वाला, इसकी बात करते हैं। यहां यूट्राइन इवेंट्स बोल रखा है, यानी यूट्रस के अंदर क्या क्या हुआ। अब नीचे डे दे रखे हैं 1, 3, 5, 7, तो यहां पर 14th दिखा रखा है आपको, फिर यहां पर 29th तक दिखा रखा है सबसे एंड में। तो देखो यार क्या हुआ। सबसे पहले आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी खासी मोटी थी, अच्छी खासी, ये थिकनेस है एंडोमेट्रियम की, अच्छी खासी मोटी है। अब धीरे धीरे ब्लीडिंग हुई ना, ये लाल लाल कलर का दिखा रखा है, ब्लीडिंग हुई तो एंडोमेट्रियम पहले इतनी मोटी थी, अब इतनी पतली रह गई है, इतना लॉस हो गया। ऑलराइट, लॉस हो गया, तो 5th डे तक लॉस हुआ। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज है जहां पर लॉस हुआ एंडोमेट्रियम की थिकनेस में। फिर फॉलिकुलर फेज आया तो एंडोमेट्रियम भी रीजनरेट करना स्टार्ट हो गई और फॉलिकल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया, तो एंडोमेट्रियम फिर से मोटी होनी स्टार्ट हो गई। एंडोमेट्रियम खूब मोटी होती है फिर आगे तक। कब तक मोटी होगी? जब तक अगली साइकिल ना चलानी पड़े। अब अगली साइकिल चल गई ना 29th डे पे, तो 1st से 5th डे तक फिर से दोबारा से झड़ जाएगी। तो ये आपका क्या है? ये आपका स्टेटस है यूटेरस के एंडोमेट्रियम का। पहले एंडोमेट्रियम यहां तक है इतनी मोटी, बाद में पतली होती होती 5th डे तक यहां तक पहुंची, फिर आपकी दोबारा इतनी मोटी हुई, फिर यहां और मोटी हुई, फिर आपकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने पे दोबारा से पतली हो गई, क्योंकि दोबारा से झड़ेगी। ये आपका यूटेरस का इवेंट है एंडोमेट्रियम से रिलेटेड। ओवेरियन हार्मोन की अगर आप बात करें तो आपको पता है यार, एस्ट्रोजन कब बनता है? डेवलपिंग फॉलिकल्स बनाते हैं। तो जब फॉलिकुलर फेज आएगा तो डेवलपिंग फॉलिकल एंड एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा देंगे। तो फॉलिकुलर फेज लगभग यहां पे आया, तो फॉलिकुलर फेज जब यहां पर आया तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा, और जब एकदम मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है ना यहां पे, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, तो यहां पे एस्ट्रोजन का लेवल पीक हो गया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पहले नॉर्मल रहता है। प्रोजेस्टेरॉन कहां पीक हुआ? जब कॉर्पस ल्यूटियम बना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही तो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, और ये पूरा मैच्योर्ड आपका ग्राफियन फॉलिकल ही तो सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन बनाएगा। तो एस्ट्रोजन मैक्सिमम कब हुआ? जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है। और आपका प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम कब हुआ, पीक पे कब गया? जब आपका क्या हो रहा है? जब आपका कॉर्पस लुटियम बना है, उस टाइम पर एस्ट्रोजन भी आपका दोबारा से एक पीक मारता है। जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, जब कॉर्पस लुटियम रिग्रेस करेगा, तब एस्ट्रोजन की एक और पीक आएगी। ओवेरियन इवेंट देखो, ओवरी के अंदर क्या क्या हो रहा है। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी बना, फिर ये आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी एंट्रम, तो ये टर्सरी बना, फिर ग्राफियन, ग्राफियन वाला फट गया तो ओवम रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन बोला इसे 14th डे पे, फिर कॉर्पस लुटियम बना, ये रेग्रेस हो गया क्योंकि अगला मेंसेस आने वाला है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ये इंडिकेटिव है। अब पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या हुआ? देखो यार, एलएच जो है इसका सर्ज आता है 14th डे पे, ये मैक्सिमम हो जाता है एलएच सर्ज, और एफएसएच जो है ये भी आपका पीक पे है। एलएच और एफएसएच दोनों के दोनों 14th डे के आसपास पे पीक पे रहते हैं। उससे पहले एलएच आपका कम से एकदम ज्यादा जाता है, फिर दोबारा कम हो जाता है, और एफएसएच आपका सिंस फॉलिकल पहले बन रहे हैं ना, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकुलर फेज में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। तो एलएच से थोड़ा कंपैरेटिवली इनिशियली ज्यादा रहता है, बाद में थोड़ा कम होता है क्योंकि एलएच की मात्रा ज्यादा हो गई है, और दोबारा से एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा हो जाता है क्योंकि फॉलिकल डेवलपमेंट से पहले इसकी जरूरत है। तो फॉलिकल डेवलपमेंट यहां पे स्टार्ट हुआ है, इससे पहले आपका एफएसएच ज्यादा था। फॉलिकल डेवलपमेंट यहां पे स्टार्ट हुआ है, तो अब एफएसएच ज्यादा है, अदरवाइज एलएच ज्यादा होगा। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े आज, गैमेटोजेनेसिस एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम कल के टॉपिक में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट तो बन चुके हैं, अब इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होगी और कहां पर होगी, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगी, मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क बना रहे थे वो मिल्क बच्चे तक कैसे पहुंचेगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद बच्चे की डिलीवरी कैसे होगी, एवरीथिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट। तो आधा डॉक्टर जो है आप बन जाएंगे आफ्टर रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर। 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक करो यार। प्राइस इज आल्सो नॉमिनल, कंटेंट इज ऑफ सुपर्ब क्वालिटी, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जाके ज्वाइन करो यार, एंजॉय द कोर्स। एंड मार्क्स ऑफ लर्निंग एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक्स भी हैं दैट रेंज फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज, जाकर के एक बार चेक जरूर कर लेना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जिससे मैं आपको दे पाऊं मेरे नोट्स, यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिलते हैं, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय देम एज वेल। सो थैंक यू यार, मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।